Hello dear student, again most welcome in the basic video lecture series फाउंडेशन कोर्स बायोसाइंस एकेडमी। आज हम प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, नाम है फोटोसिंथेसिस। ये वो प्रोसेस हैं जिसकी वजह से हम लोग ऑक्सीजन ले पाते हैं और खाना खा पाते हैं। दुनिया के सारे हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर ही डिपेंड होते हैं अपने फूड मटेरियल के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, किसे कहते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विथ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट ना हो, बल्कि नेचर में जो चीज़ अवेलेबल हैं, एग्जाम्पल लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, उसी से अपना फूड बना लें, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस या कीमोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना फूड बनाएंगे, और दुनिया के सब प्लांट्स, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ज़रूर हो सकते हैं, फोटोसिंथेसिस प्लांट परफॉर्म करके अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी फूड प्रिपेयर करते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड और न्यूट्रिशन, they are known as heterotrophic organisms. हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स में फंजाई, एनिमल्स, कुछ प्रोटिस्टा किंगडम के मेंबर और कुछ मोनेरा यानी सम बैक्टीरिया भी शुमार किए जाएंगे। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये लाइट से अपना फूड नहीं बना सकते हैं, तो इन्हें हेट्रोट्रॉफिक की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि प्लांट्स किस तरह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। प्लांट में ऐसी क्या खासियत होती है। आपने बहुत सारे ट्रीज, बहुत सारे प्लांट ऐसे देखे हैं जिनका लीफ ग्रीन कलर का होता है। तो बच्चों, ये लीफ ग्रीन क्यों है? ग्रीन इसलिए है क्योंकि इस लीफ में एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होने की वजह से पूरे लीफ का कलर ग्रीन हो जाता है। आपने कुछ प्लांट ऐसे भी देखे हैं जिनकी स्टेम भी ग्रीन होती हैं। मतलब ये हुआ कि स्टेम की सरफेस में भी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाए जाएंगे, लेकिन रूट कभी भी ग्रीन नहीं होती हैं, बिकॉज वो सॉइल्स के नीचे होती हैं और जमीन से नीचे ना लाइट पहुंच सकता है, ना कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच सकता है, इसलिए रूट ग्रीन नहीं होती हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकती। कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके लीफ येलो, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके लीफ ऑरेंज या रेड भी होते हैं, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी हमारा मौजू, हमारा टॉपिक फोटोसिंथेसिस है। ये वो प्रोसेस हैं जिसकी मदद से प्लांट ऑक्सीजन को खारिज करता है, और ये ऑक्सीजन हम सांस लेने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और बची कुछ ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जाकर ओजोन लेयर फॉर्म करती है। आप जानते हैं कि ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो इनविजिबल स्पेक्ट्रम को रोकती हैं और विजिबल स्पेक्ट्रम को अर्थ सरफेस तक आने देती हैं। फोटोसिंथेसिस की मदद से प्लांट फूड प्रिपेयर करेंगे। जितने भी ऑर्गेनिज्म हेट्रोट्रॉफिक हैं, ऑल एच ऑर्गेनिज्म मतलब हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म प्लांट पर अपने फूड के लिए डिपेंड होते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो वी आर स्टार्टिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस। लीफ में बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारे टिश्यूज हैं। एक स्पेसिफिक सेल जो मैं यहां पे ड्रॉ करने जा रहा हूं, लेट अस कंसीडर दिस इज मीजोफिल सेल। लीफ की अपर सरफेस और लोअर सरफेस के बीच में सैंडविच होते हैं ये बहुत सारे सेल।
मेसोफिल सेल के बॉर्डरी यानी पेरीफेरी पर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये ऑर्गेनेल क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। हमने एक बेसिक लेक्चर में स्टडी किया कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में ही पाए जाएंगे, एनिमल सेल में नहीं पाए जाएंगे। फोटोसिंथेसिस का कंप्लीट प्रोसेस लीफ सेल के क्लोरोप्लास्ट में होगा। इसीलिए हमको चाहिए कि हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करें। क्लोरोप्लास्ट दो मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, मीन्स इट इज डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, बोथ मेम्ब्रेन्स आर कॉन्टिन्यूअस। इनर मेम्ब्रेन ग्राउंड को सराउंड करके रखती हैं। ये एक कलरलेस जेली की तरह फ्लूइड होता है और इस कलरलेस फ्लूइड को नाम दिया गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा ऐसी प्लेस है, ऐसा ग्राउंड है जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये सबके सब एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे करके कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। स्ट्रोमा में डीएनए पाया जाता है जो बैक्टीरिया की तरह सर्कुलर डीएनए रहेगा, डबल स्टैंडर्ड और नेकेड। इसी स्ट्रोमा में तीनों टाइप्स के आरएनए पाए जाएंगे, मींस मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड द राइबोसोमल आरएनए। स्ट्रोमा में जैसा हमने पहले बताया कि कुछ एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं और बैक्टीरिया की तरह 70S टाइप का राइबोसोम भी स्ट्रोमा के अंदर ही पाया जाएगा। इसी स्ट्रोमा में मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो एक के ऊपर एक मौजूद होती हैं। इस मेम्ब्रेन के सिस्टम को ग्रेनम नाम दिया गया। ग्रेनम एंड जितनी मेम्ब्रेन्स हैं, ईच मेम्ब्रेन इज नोन एज थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। इस थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल जैसे पिगमेंट ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं और ये सभी पिगमेंट लाइट रिएक्शन परफॉर्म करेंगे। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन एक दूसरे से फ्यूज होती हैं और कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। दो थाइलाक्वाइड के बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, इस एम्प्टी स्पेस को नाम दिया जाएगा लुमेन, जिसमें प्रोटॉन जमा हो जाएंगे, अकुमुलेट हो जाएंगे। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का एक हिस्सा है जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इसी तरह की एक और ग्रेनम यानी एक और बिल्डिंग, बल्कि बहुत सारी बिल्डिंग स्ट्रोमा रीजन में पाई जाती हैं। थाइलाक्वाइड को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए एक कॉमन ब्रिज बनाया गया। दिस कॉमन ब्रिज विच कनेक्ट द टू बिल्डिंग्स और टू ग्रेनम विथ ईच अदर, इस कॉमन ब्रिज का नाम दिया गया इंटर ग्रेना लैमेली। यहां पर आगे लिख देता हूं, इंटर ग्रेना लैमेली। हम इसको स्ट्रोमा लैमेली भी कह सकते हैं। सेम ब्रिज के दो नाम हैं। ओके, तो दो बिल्डिंग्स हो या दो से ज्यादा बिल्डिंग हो, पिल्यूलर टर्म यूज करना पड़ेगा ग्रेना। ग्रेना इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड स्ट्रोमा इज अ साइट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बनेगा और लाइट रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन इवेपोरेट होगा और लाइट एनर्जी की मदद से वाटर को स्प्लिट किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द आउटलुकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। आइए देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया। फर्स्ट पार्ट जो थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन यानी ग्रेना में ऑकर होगा और दूसरा पार्ट जो स्ट्रोमा में ऑकर होगा। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट हम इस साइड में डिस्कस करेंगे, जिसको नाम दिया गया लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन is also known as primary phase of the photosynthesis. Light reaction is light dependent reaction. इसको लाइट रिएक्शन कहा ही इसलिए गया
क्योंकि जब तक रोशनी रहेगी तब तक लाइट रिएक्शन ऑपरेट होती जाएगी। जैसे अंधेरा हो जाएगा, लाइट बंद हो जाएगा, लाइट रिएक्शन भी कंप्लीटली बंद हो जाएगी। लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द ग्रेना पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। लाइट रिएक्शन के जो मेन प्रोडक्ट्स हैं वो है एटीपी एंड NADPH2। दो बाय प्रोडक्ट्स हैं, ऑक्सीजन एज वेल एज वाटर। ऑक्सीजन इवेपोरेट हो जाएगा, लीफ से बाहर खारिज हो जाएगा। लाइट रिएक्शन के लिए हमको थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स जरूरी होती हैं और इन थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट होते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, यानी ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो लाइट को कैप्चर करके एटीपी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस करते हैं। चलिए चलते हैं सेकंड फेज या सेकंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की तरफ, जिसको पहले डार्क रिएक्शन के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब रिसर्च बढ़ी तो पता चला कि सिर्फ अंधेरे में नहीं बल्कि ये बायोसिंथेटिक फेज हैं जो उजाले यानी लाइट में भी ऑकर होगी और डार्क में भी ऑकर होगी। इसीलिए डार्क रिएक्शन का आजकल नया नाम रखा गया बायोसिंथेटिक फेज। ये बायोसिंथेटिक फेज एंजाइम डिपेंडेंट होती हैं और सब के सब एंजाइम्स स्ट्रोमा में पाए जाते हैं। बायोसिंथेटिक फेज लाइट रिएक्शन का एटीपी और NADPH2 इस्तेमाल करती हैं, उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज में। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का मेन मैकेनिज्म मेल्विन कैल्विन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन को हम कैल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, जिसकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये है कि कैल्विन साइकिल बार बार रोटेट होती जाएगी और हर मर्तबा एक एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता जाएगा। सपोज ये 1 ग्लूकोज है, फिर बॉन्ड से दूसरा ग्लूकोज जुड़ गया, तीसरा बेशुमार ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड एंड दिस कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इज स्टार्च विच इज स्टोर्ड इन द लीफ। फिर इस स्टार्च को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज द आउटलाइन ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फर्स्ट रिएक्शन है यानी लाइट रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट होने की वजह से इसको फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है। जो पिगमेंट्स यहां पर रिक्वायर्ड हैं, अब हम इस पिगमेंट के बारे में समझेंगे। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ पिगमेंट स्टडी करने पड़ेंगे, लेकिन स्पेशली हायर प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म में सिर्फ 4 टाइप के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाए जाते हैं। सबसे पहला पिगमेंट जो हायर प्लांट में पाया जाएगा, इसका नाम होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन में एक स्फेरिकल बॉडी के सेंटर में सिचुएटेड होता है। उस बॉडी को कॉन्टासोम और सेंट्रल पोजीशन को रिएक्शन सेंटर कहते हैं। क्लोरोफिल ए का कलर डार्क ग्रीन होता है, सम टाइम इसे ब्लू ग्रीन भी कहा जाता है। क्लोरोफिल ए इज डार्क ग्रीन और ब्लू ग्रीन। क्लोरोफिल ए पिगमेंट लाइट एनर्जी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है, इसीलिए इसको नेसेसरी या फिर इसेंशियल पिगमेंट भी कह सकते हैं। न सिर्फ हायर प्लांट, दुनिया में जितने ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो या अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, सभी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए का होना कंपलसरी है। अगर क्लोरोफिल ए ना होगा तो फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म नहीं हो सकती। हायर प्लांट में सेकंड पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल बी पिगमेंट। क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी का कलर लाइट ग्रीन होता है, लाइट ग्रीन,
और इसे समटाइम्स येलो ग्रीन पिगमेंट भी कह सकते हैं। आप कई ऐसे प्लांट या ट्रीज देखते हैं जिनके लीफ डार्क ग्रीन है, उसी के बाजू में एक और प्लांट होता है जिसके लीफ लाइट ग्रीन होते हैं। जिसके लीफ डार्क ग्रीन है उनमें क्लोरोफिल ए की क्वांटिटी ज्यादा, अगर लाइट ग्रीन है तो क्लोरोफिल बी की क्वांटिटी ज्यादा। क्लोरोफिल बी सिर्फ वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है लेकिन उसे एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर पाता, इसीलिए क्लोरोफिल बी को हम नेसेसरी ना कहते हुए एक्सेसरी या फिर नॉन इसेंशियल पिगमेंट का दर्जा देते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ पिगमेंट इन हायर प्लांट इज नोन एज कैरोटीन। ये वर्ड डेराइव किया गया कैरेट से, क्योंकि कैरेट का कलर ऑरेंज या रेड होता है, तो कैरोटीन का कलर भी रेड या ऑरेंज शेड में पाया जाएगा, रेड ऑरेंज शेड। क्लोरोफिल बी की तरह कैरोटीन भी एक्सेसरी नॉन इसेंशियल पिगमेंट है। लाइट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब तो करेगा लेकिन एटीपी में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। सेम इसी तरह से एक पिगमेंट का नाम है ज़ैंथोफिल, जो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कई फ्रूट्स और कई सारे लीफ जो येलो कलर के हो जाते हैं वो खास ज़ैंथोफिल की वजह से होते हैं। दीज आर द पिगमेंट which are used in the process of light reaction, so they are called as photosynthetic pigment. ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो लाइट रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एटीपी और NADPH2 को प्रोड्यूस करेंगे। अब हम डार्क रिएक्शन स्टडी करेंगे जो फोटोसिंथेसिस की सेकेंडरी फेज हैं और डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होने वाले खास एंजाइम। सेकेंडरी फेज को डार्क रिएक्शन से बेहतर बायोसिंथेटिक फेज कहना अच्छा है, क्योंकि बायोसिंथेटिक फेज का मतलब होता है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकर होगी। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि बायोसिंथेटिक फेज टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट बिकॉज स्ट्रोमा कंटेन नेसेसरी एंजाइम्स फॉर कार्बन फिक्सेशन। फोटोसिंथेसिस का एक बेसिक इक्वेशन मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं। कार्बन डाइऑक्साइड जिसको लीफ एटमॉस्फेयर से रिसीव करेगा, जाइलेम के जरिए वाटर आएगा लीफ में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों का एडिशन कराने के लिए क्लोरोफिल ए जरूरी है लाइट एनर्जी की प्रेजेंसी में। देखिए लाइट यानी जो रोशनी है वो वाटर को स्प्लिट करेगा, यानी वाटर को ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन, टूटना, इस प्रोसेस को कहते हैं लाइसिस। वाटर का लाइसिस हुआ मतलब लाइसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इट इज कॉल्ड एज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। सबसे पहले हिल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया, इसीलिए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को आप हिल्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। जब वाटर का स्प्लिट हुआ तो ऑक्सीजन इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन सीरीज ऑफ रिएक्शन की वजह से हाइड्रोजन का एडिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर आप हाइड्रोजन को किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करते हो उस मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो जाता है। यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहे कार्बन डाइऑक्साइड में, तो रिडक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH2O/N, जो कि जनरल फॉर्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ फूड। हालांकि रिएक्शन बैलेंस इसलिए नहीं है क्योंकि सीरीज ऑफ रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व होगी। हम ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट मानते हैं। वाटर स्प्लिटिंग की वजह से जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इवॉल्व होता है प्लांट के लिए, वो ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, एनिमल्स के लिए भले ही मेन प्रोडक्ट हो। दिस इज द ओवरऑल इक्वेशन। इसमें बताने के लायक बात यह है कि वाटर का ऑक्सीडेशन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होगा, तब जाकर हमको ग्लूकोज मिल सकता है। जो एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करे उसे कार्बोक्सिलेज कहते हैं। लेट अस कंसीडर अगेन दिस इज क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट में
हम सिर्फ स्ट्रोमा शो कर रहे हैं क्योंकि हमको डिस्कस करना है बायोसिंथेटिक फेज। लीफ एटमॉस्फेयर से जब कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड मेसोफिल सेल में जाएगा। मेसोफिल सेल से होता हुआ कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में दाखिल होगा। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में ऑलरेडी एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होती हैं जिसका नाम है RuBP। RuBP का फुल फॉर्म, Ru मतलब राइब्यूलोज 1,5 यानी फर्स्ट कार्बन और फिफ्थ कार्बन पर एक एक फास्फोरस हैं, तो B का फुल फॉर्म आएगा 20, राइब्यूलोज 1,5 20, और P का फुल फॉर्म आएगा फॉस्फेट। RuBP is one of the 5 carbon sugar. The full form is ribulose 1,5-bis phosphate. इसमें 5 कार्बन ऑलरेडी हैं और एक कार्बन है CO2 के पास में। इनका एडिशन होगा तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा जो अनस्टेबल रहेगा। फिर 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े में उसको स्प्लिट होना पड़ेगा। हमारा इंटेंशन है उस एंजाइम का नाम जो कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP में ऐड करेगा, उस एंजाइम का नाम है रूबिस्को। रूबिस्को दुनिया में बल्कि बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा तादाद में रूबिस्को प्रोटीन पाया जाता है जो कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP में ऐड करेगा, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन परफॉर्म करके देगा।